डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम आपकी हिंदी गुलमोहर से अध्याय 11 जिसका नाम है मेरा विद्यार्थी जीवन का अध्ययन करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप अपने सामने अपनी पुस्तक खोलकर रख लीजिए ताकि आप भी इस वीडियो के साथ साथ अध्ययन कर सकें। महात्मा गांधी के छात्र जीवन से जुड़ी सच्ची घटनाओं से अवगत कराना ही इस पाठ का उद्देश्य है। इसमें शारीरिक बताया गया है, शारीरिक शिक्षा के लिए भी विद्या अध्ययन में उतना ही स्थान होना चाहिए जितना मानसिक शिक्षा का है। सत्य और अहिंसा का बीजारोपण गांधी जी के जीवन में बाल्यकाल से ही हो गया था, यानी बचपन से ही वह सत्य और अहिंसा पर चलते थे। सदाचार में चूक होने पर उन्हें रोना आ जाता था। सत्य मार्ग के अनुगामी गांधी जी किसी से वही बात कहते थे जिस पर वह खुद अमल करते थे, यानी जिस बात को वो खुद अपनाते थे। वस्तुतः गांधी जी का जीवन दर्शन शिक्षा का भंडार है। शिक्षार्थी के लिए गांधी जी का यह संस्मरण एक अनमोल उपहार के समान है। यानी गांधी जी दूसरों से वही बातें करते थे जिस बात को वो स्वयं भी करते थे, स्वयं के जीवन में भी अपनाते थे, वही बात वह दूसरों से कहते थे। हाई स्कूल में मैं मूर्ख नहीं माना जाता था। शिक्षकों का प्रेम स्पंदन हमेशा करता रहता था। हर साल माँ बाप को विद्यार्थी की पढ़ाई तथा चाल चलन के संबंध में प्रमाण पत्र भेजे जाते। उनमें किसी भी दिन मेरी पढ़ाई या चाल चलन की शिकायत नहीं की गई। दूसरे दर्जे के बाद क्रमशः इनाम भी पाए और 5वें तथा 6ठे दर्जे में तो क्रमशः 4 रुपये और 10 रुपये मासिक छात्रवृत्तियाँ भी मिली। छात्रवृत्तियाँ अर्थात वजीफा। छात्रवृत्तियाँ मिलने से मेरी योग्यता की अपेक्षा तकदीर ने अधिक मदद की। ये छात्रवृत्तियाँ उन लड़कों के लिए नहीं थीं, ये छात्रवृत्तियाँ सब लड़कों के लिए नहीं थीं और उस समय 40-50 छात्रों की कक्षा में सोरठ प्रांत के विद्यार्थी बहुत नहीं हो सकते थे। देखिए, इसमें गांधी जी स्वयं के लिए कह रहे हैं कि मैं बहुत मूर्ख नहीं माना जाता था। जब हाई स्कूल में था मुझे हमेशा शिक्षकों का प्रेम मिलता रहता था और हर साल विद्यालय के द्वारा माता पिता को विद्यार्थी का जो चाल चलन होता था उससे संबंधित प्रमाण पत्र भेजे जाते थे। उनमें से किसी भी दिन मेरी पढ़ाई या चाल चलन की शिकायत नहीं की गई, यानी जो मेरा प्रमाण पत्र रहा वो अच्छा रहा था। मैंने दूसरे दर्जे के बाद इनाम भी पाए। 5वें और 6ठे दर्जे में 4 रुपये और 10 रुपये मासिक छात्रवृत्तियाँ होती है, वजीफा जो मिलता है वो भी मिली। वो ये मानते हैं कि छात्रवृत्तियाँ जो मुझे मिली थी वो मेरी योग्यता की बजाय, अपेक्षा का अर्थ बजाय, तकदीर ने अधिक मदद की थी उन छात्रवृत्तियों को मुझे दिलाने में। अपनी तरफ से तो मुझे यह याद है कि मैं अपने को बहुत योग्य नहीं समझता था। इनाम अथवा छात्रवृत्तियाँ मिलती तो मुझे आश्चर्य होता, परंतु हाँ, अपने आचरण का मुझे बहुत ख्याल रहता। आचरण अर्थात चाल चलन। आचरण का अर्थ है चाल चलन। सदाचार में यदि चूक होती तो मुझे रोना आ जाता। यदि मुझसे कोई ऐसा काम बन पड़ता कि जिसके लिए शिक्षक को उलाहना देना पड़े अथवा उनका ऐसा ख्याल भी हो जाए तो यह मेरे लिए असह्य हो जाता। उलाहना यानी शिकायत करना, यानी कोई भी ऐसा काम हो जाता कि शिकायत करनी पड़े, और असह्य का अर्थ है जो सहन न हो सके, असहनीय। मुझे याद है कि एक बार मैं पिटा भी था। मुझे इस बात का तो दुख न हुआ कि पिटा, परंतु इस बात का महादुख हुआ कि मैं इस दंड का पात्र समझा गया। मैं फूट फूट कर रोया। यह घटना पहली अथवा दूसरी कक्षा की है। उस समय दोरावजी ऐदलजी गिमी हेडमास्टर थे। वे विद्यार्थी प्रिय थे क्योंकि वे नियमों का पालन करवाते।
यानी इसमें गांधी जी कह रहे हैं कि मैं अपने आप को बहुत योग्य नहीं समझता था। छात्रवृत्तियाँ भी मिलती तो मुझे आश्चर्य होता कि किस आधार पे मिल गई, लेकिन हाँ ये था कि मैं अपने चाल चलन का बहुत ख्याल रखता था। सदाचार में चूक होने पर यानी अगर कोई भूल हो जाती तो मुझे रोना भी आ जाता था, और यदि कोई ऐसा काम हो जाता कि शिक्षक को शिकायत करनी पड़े तो वो मेरे लिए सहन करने योग्य नहीं होता था। गांधी जी कह रहे हैं कि मुझे ये भी याद है कि मैं एक बार पिटा भी था, लेकिन मुझे पिटाई का दर्द नहीं था, इस चीज़ का दुख हुआ कि क्या नाम है, मैं दंड का पात्र समझा गया, यानी मुझे ऐसा माना गया कि मुझे दंडित किया जाए। ठीक है, वो अपने हेडमास्टर के विषय में बताते हैं कि वे विद्यार्थी प्रिय थे क्योंकि वे नियमों का पालन करवाते, विधि पूर्वक काम करते और काम लेते तथा पढ़ाई अच्छी कराते। उन्हें ऊंचे दर्जे के विद्यार्थियों के लिए कसरत, क्रिकेट लाजमी कर दी थी। लाजमी यानी ज़रूरी। मेरा मन उनमें न लगता था। लाजमी होने के पहले तो मैं कसरत, क्रिकेट या फुटबॉल में कभी न जाता था। न जाने में मेरा झेपूपन ही एक कारण था। अब मैं देखता हूँ कि कसरत में अरुचि मेरी भूल थी। उस समय मेरे ऐसे गलत विचार थे कि कसरत का शिक्षा के साथ कोई संबंध नहीं है। आगे चलकर मैंने समझा कि व्यायाम अर्थात शारीरिक शिक्षा के लिए भी विद्या अध्ययन में उतना ही स्थान होना चाहिए जितना मानसिक शिक्षा का है। फिर भी मुझे कहना चाहिए कि कसरत में न जाने से मेरा कोई नुकसान न हुआ। इसका कारण है पुस्तकों से मैंने पढ़ा कि खुली हवा में घूमना अच्छा होता है। यह मुझे पसंद आया और तभी से घूमना अच्छा लगने के कारण घूमने जाने की आदत मुझे पड़ गई थी, जो अब तक है। घूमना भी एक प्रकार का व्यायाम है और इस कारण मेरा शरीर थोड़ा बहुत सुगठित हो गया। यहाँ पर गांधी जी अपने जो हेडमास्टर हैं दोराबजी ऐदलजी गिमी, उनके विषय में बता रहे हैं कि वे जो है विद्यार्थी प्रिय थे क्योंकि उन्हें वो बच्चों से नियमों का पालन करवाते थे, विधि पूर्वक यानी सही तरीके से काम भी करवाते और उनसे काम लेते थे। वो जो है बहुत अच्छी पढ़ाई कराते थे। उन्होंने जो ऊंचे यानी बड़ी क्लास के जो विद्यार्थी थे उनके लिए कसरत और क्रिकेट जो थे वो ज़रूरी कर दिए थे। हालांकि गांधी जी कहते हैं कि मेरा उसमें मन नहीं लगता था। जब तक वो ज़रूरी नहीं थे तब तक तो मैं इसमें कभी जाता भी नहीं था, और इसका कारण था मेरा झेपूपन यानी उन्हें जो है हिचक होती थी। अब वो ये सोचते हैं कि इस समय अगर मैं उस समय जो मैंने कसरत के प्रति जो अरुचि दिखाई थी यानी जिसमें मुझे कसरत में जो रुचि नहीं थी वो मेरी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि मैं ये सोचता था, गांधी जी कह रहे हैं कि कसरत का शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है, जबकि ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। मैंने बाद में जाकर ये समझा कि पढ़ाई के लिए शारीरिक शिक्षा के भी उतनी ही आवश्यक है। लेकिन गांधी जी ये कहते हैं कि मेरा जो है कसरत न सीखने से नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने किसी किताब में पढ़ लिया था कि घूमना अच्छा होता है, इसलिए वह प्रतिदिन जो है घूमने जाने लगे, जिनसे उनका शरीर अच्छा हो गया था। अरुचि का दूसरा कारण था पिताजी की सेवा शुश्रूषा करने की तीव्र इच्छा। स्कूल बंद होते ही तुरंत घर पहुंचकर उनकी सेवा में जुट जाता। जब कसरत लाजमी कर दी गई तब इस सेवा में विघ्न उपस्थित होने लगा। मैंने अनुरोध किया कि पिताजी की सेवा करने के लिए कसरत से माफ़ी मिलनी चाहिए, परंतु गिमी साहब क्यों माफ़ी देने लगे। एक शनिवार को सुबह का स्कूल था, शाम को 4 बजे कसरत में जाना था। मेरे पास घड़ी न थी, आकाश में बादल छा रहे थे, इस कारण समय का पता न रहा। बादलों ने मुझे धोखा हुआ। जब तक कसरत के लिए पहुंचता तब तक तो सब लोग चले गए थे। दूसरे दिन गिमी साहब ने हाजिरी देखी तो मुझे गैर हाजिर पाया। मुझसे कारण पूछा। कारण तो जो था सो ही मैंने बतलाया।
उन्होंने उसे सच न माना और मुझ पर 1 या 2 आना, ठीक याद नहीं है, जुर्माना हो गया। मुझे इस बात से अत्यंत दुख हुआ कि मैं झूठा समझा गया। मैं ये बात कैसे साबित करता कि मैंने झूठ नहीं बोला, पर कोई उपाय न रहा था। मैं मन महसूस कर रह जाना पड़ा, यानी मन महसूस कर रह जाना पड़ा। मैं रोया और सोचा कि सच बोलने वालों को गाफिल भी नहीं रहना चाहिए। अपनी पढ़ाई के दिन में मुझसे ऐसी वह पहली और आखिरी भूल थी। मुझे कुछ कुछ स्मरण है कि अंत में मैं जुर्माना माफ़ करा पाया था। यानी गांधी जी कह रहे हैं कि जो कसरत में मेरी अरुचि थी ना, रुचि नहीं थी, यानी मेरा मन नहीं करता था कसरत के लिए, उसका दूसरा कारण था पिताजी की देखभाल करना, पिताजी की सेवा परिचर्या करना। स्कूल बंद होते ही गांधी जी उनकी सेवा में जुड़ जाते थे, लेकिन कसरत का जरूरी हो जाने के कारण उनकी सेवा में विघ्न यानी मुश्किल पैदा हो गई थी। उन्होंने मास्टर साहब से अनुरोध भी किया था कि पिताजी की सेवा के लिए मुझे इस कसरत से छूट मिल जानी चाहिए, लेकिन जो उनके हेडमास्टर साहब थे वो नहीं माने। वो एक बार की घटना बता रहे हैं कि शनिवार को सुबह का जब स्कूल था तो हमें शाम को कसरत करने के लिए जाना था, और मेरे हाथ में घड़ी न होने के कारण और आकाश में बादल होने के कारण मैं समय पर नहीं पहुंच पाया। जब पहुंचे तब तक सब लोग जा चुके थे, तो उनकी जो है हाजिरी नहीं लगी, वो गैर हाजिर रहे उसमें, है ना, अनुपस्थित रहे। अगले दिन जब हेडमास्टर साहब ने उनसे अनुपस्थिति का कारण पूछा तो उन्होंने जो है सच बता दिया, लेकिन उनकी बातों को सच नहीं माना गया, तो उन्हें इस बात पर बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि मैं इस सच को कैसे बताऊं, यानी कैसे साबित कर सकता हूं कि मैंने झूठ नहीं बोला है, मैं सच बता रहा हूं, लेकिन उन्हें कोई उपाय नहीं मिला और वे मन महसूस कर रह गए। इस पर वो सोचते हैं कि जो सच बोलते हैं उन्हें बेसुध नहीं रहना चाहिए। लेकिन अंत में उन्हें गांधी जी कह रहे हैं कि मुझे कुछ कुछ याद है कि मैंने जो जुर्माना मुझे लगा था, उन्हें गैर हाजिर होने पर 1 या 2 आने का जुर्माना लगा था, वो उन्होंने बाद में माफ़ करा लिया था। कुछ दिन बाद कसरत से छुट्टी मिल गई। पिताजी की चिट्ठी जब हेडमास्टर को मिली कि मैं अपनी सेवा शुश्रूषा के लिए स्कूल के बाद इसे अपने पास चाहता हूँ, तब जाकर इससे छुटकारा मिला। व्यायाम की जगह मैंने घूमना जारी रखा। इस कारण शरीर से मेहनत न लेने की भूल के लिए शायद मुझे सजा न भोगनी पड़ी हो, परंतु एक दूसरी भूल की सजा मैं आज तक पा रहा हूँ। पढ़ाई में सुलेख होने की ज़रूरत नहीं, यह कुबुद्धि मेरे मन में जाने कहाँ से आ गई। मैं ठेठ विलायत जाने तक रही, जो विलायत जाने तक रही, फिर और ख़ास कर दक्षिण अफ्रीका में, जहाँ वकीलों के और दक्षिणी अफ्रीका में जन्मे और पढ़े युवकों के मोती के दानों की तरह अक्षर देखे, तब तो मैं बहुत लजाया और पछताया। मैंने देखा कि खत लेख का खराब होना अधूरी शिक्षा की निशानी है। मैंने पीछे से अपना लेख सुधारने की कोशिश भी की, परंतु पक्के घड़े पर मिट्टी कब तक चढ़ सकती है। जिस बात की अवहेलना मैंने जवानी में की, उसे मैं फिर आज तक न सुधार सका। हर एक नवयुवक और युवती मेरे उदाहरण को देखकर चेते और समझे। यानी गांधी जी कहते हैं कि कुछ दिनों बाद उन्हें कसरत से छुट्टी मिल गई थी, जबकि उनके पिता ने उन्हें चिट्ठी लिख कर दी थी हेडमास्टर को कि इसे जो है मेरे पास भेज दिया जाए। तो लेकिन गांधी जी ने ऐसा नहीं था कि कसरत छोड़ दी तो घूमना भी छोड़ दिया, उन्होंने जो है घूमना जारी रखा था, वे घूमते थे। वही कह रहे हैं कि इस चीज़ की जो है मुझे भूल जो है सज़ा भोगनी पड़ी, लेकिन वो ये कह रहे एक ऐसी सज़ा है जिसे मैं आज भी भोग रहा हूँ, एक मेरी ऐसी भूल है जिसकी सज़ा मैं आज तक पा रहा हूँ, वह है पढ़ाई में लेख न सुधारने की। वे कह रहे हैं कि मैंने ये सोचा था कि पढ़ाई में जो लेख है उसे अच्छा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पता नहीं ये कुबुद्धि यानी बुरी बुद्धि मेरे मन में कहाँ से आ गई। और जो ये जब तक वो विलायत गए ना, बाहर गए, तब तक उनके मन में रही, लेकिन उन्हें तभी यह समझ में आया जब उन्होंने अफ्रीका में जाकर वहाँ के वकीलों का बहुत सुंदर सुंदर लेख देखा, तो उन्हें अपने आप पर बहुत पछतावा हुआ और उन्हें लज्जा भी महसूस हुई अपनी गंदा लेख देखकर।
ठीक है। और वो ये समझते हैं कि उन्हें लगता है कि यानी खत में अच्छा लेख न होना अधूरी शिक्षा है, यानी अगर हमारा लेख अच्छा नहीं है तो यह अधूरी शिक्षा की निशानी है। चाहे हम कितने भी पढ़े लिखे जाएं, शिक्षित हो जाएं, लेकिन अगर लेख अच्छा नहीं है तो वह अधूरी शिक्षा की निशानी ही है। उन्होंने जो है बहुत अपना लेख सुधारने की कोशिश की, लेकिन वो कहते हैं कि पक्के घड़े पर मिट्टी कब तक चढ़ सकती है, यानी जब तक मिट्टी कच्ची होती है तब तक उसे कोई भी शेप दिया जा सकता है, कोई भी आकार दिया जा सकता है, लेकिन एक बार वह पकने के बाद अपना आकार नहीं बदलती। यानी अगर मिट्टी पक जाती है तो वो उसी आकार में रह जाती है जिस आकार में उसे ढाला जाता है। तो इसी चीज़ को कह रहे हैं कि जिस बात की अवहेलना यानी ध्यान नहीं दिया था मैंने जवानी में, उसे मैं आज तक नहीं सुधार सका हूँ। और वो कहते हैं कि मेरी इस भूल से हर एक युवक और युवती मेरे इस भूल को, मेरे इस उदाहरण को देखकर चौकन्ना हो जाए और समझ जाए कि अच्छा खत विद्या का आवश्यक अंग है, कि अच्छा खत विद्या का आवश्यक अंग है, यानी अच्छी लेख में लिखा हुआ खत सुधारने के लिए लेखन कला आवश्यक है। मैं तो अपनी यह राय बता रहा हूँ कि बालकों को आलेखन कला पहले सीखनी चाहिए। जिस प्रकार पक्षियों और वस्तुओं आदि को देखकर बालक उन्हें याद रखता है और असली में पहचान लेता है, आसानी से पहचान लेता है, उसी प्रकार अक्षरों को भी पहचानने लगता है। और जब आलेखन कला सीखकर चित्र इत्यादि निकालना सीख जाता है, तब यदि अक्षर लिखना सीखे तो उसके अक्षर छापे की तरह हो जाएं। संस्कृत मुझे रेखा गणित से भी अधिक मुश्किल मालूम पड़ी। रेखा गणित में तो रटने की कोई बात न थी, परंतु संस्कृत में मेरी दृष्टि से सब रटना था। यह विषय भी चौथी कक्षा में शुरू होता था। छठी कक्षा में जाकर मेरा दिल तो बैठ गया। संस्कृत शिक्षक बड़े सरल आदमी थे। विद्यार्थियों को बहुतेरा पढ़ा लेने का लोभ उन्हें रहा करता। संस्कृत वर्ग और फारसी वर्ग में एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा सी रहती थी। फारसी के मौलवी साहब नरम आदमी थे। विद्यार्थी लोग आपस में बातें करते कि फारसी बड़ी सरल है। मौलवी साहब भी भले आदमी हैं। विद्यार्थी जितना याद करता उतने पर ही वह निभा लेते हैं। यानी यहाँ पर गांधी जी कह रहे हैं कि अच्छा लेख लिखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें पहले जो है आलेखन सीखना चाहिए, जिससे हम लेख को बहुत अच्छा कर सकते हैं। और अगर हम आलेखन सीखकर लिखने का अभ्यास करते हैं तो वह अक्षर ऐसे हो जाते हैं जैसे छापे गए हों। ठीक है। गांधी जी आगे कह रहे हैं कि संस्कृत जो है मुझे रेखा गणित यानी गणित में जो रेखा गणित होती है उससे भी ज़्यादा मुश्किल लगी, क्योंकि उन्हें लगता था कि हालांकि रेखा गणित में जो है रट तो नहीं सकते, परंतु उन्हें लगता था कि संस्कृत में जो है सब रटना पड़ता है। और यह विषय उनके समय में चौथी कक्षा से शुरू होता था। छठी कक्षा में जाकर गांधी जी का जो है इसमें बिल्कुल भी रुचि नहीं रही। वो वैसे तो जो संस्कृत के शिक्षक थे वो बहुत सरल आदमी थे और उनका हमेशा से ये उद्देश्य रहता था कि छात्रों को अच्छे से अच्छा या ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाया जाए। और जो संस्कृत वर्ग और जो फारसी वर्ग था उन दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा लगी रहती थी, यानी मुकाबला सा रहता था। फारसी के मौलवी जो थे वो भी नरम आदमी थे और विद्यार्थी आपस में बात करते थे कि वो फारसी के जो मौलवी हैं बहुत भले आदमी। विद्यार्थी जितना याद करते हैं ना उतने में ही मान जाते हैं। बालकोचित स्वभाव से मैं ललचाया और एक दिन फारसी के दर्जे में जाकर बैठ गया। संस्कृत शिक्षक को इससे बहुत दुख हुआ। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, तुमको जो कठिनाई हो सो मुझे बताओ। मैं तो समस्त विद्यार्थी को अच्छी संस्कृत पढ़ाना चाहता हूँ। आगे चलकर तो उसमें रस की घूंट मिलेगी। तुमको इस तरह निराश न होना चाहिए। तुम फिर मेरी कक्षा में आकर बैठो। मैं शर्मिंदा हुआ, शिक्षक के प्रेम की अवहेलना न कर सका। आज मेरी आत्मा कृष्ण शंकर मास्टर का उपकार मानती हैं, क्योंकि जितनी संस्कृत मैंने उस समय पढ़ी थी, यदि उतनी भी न पढ़ी होती तो आज मैं संस्कृत शास्त्रों का आनंद ले रहा हूँ वह न ले पाता। बल्कि मुझे तो इस बात का पश्चाताप रहता कि मैं अधिक संस्कृत न पढ़ सका।
क्योंकि आगे चलकर मैंने समझा कि किसी भी बालक को संस्कृत का अध्ययन किए बिना न रहना चाहिए। यहाँ पे गांधी जी बता रहे हैं कि मैं बालक स्वभाव में था, ललचाया कि अच्छा फारसी के जो मौलवी साहब है वो इतने सरल हैं और इतना मान जाते हैं, तो संस्कृत की फारसी की कक्षा में जाकर बैठ गया। लेकिन मेरे वहाँ जाने से शिक्षक जो थे संस्कृत के, उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने मुझे बुलाकर समझाया कि अगर तुम्हें कोई परेशानी आ रही है तो तुम मुझसे आकर पूछ सकते हो, मैं तो अच्छी संस्कृत पढ़ाना चाहता हूँ। लेकिन तो गांधी जी उनकी बात की, जो उनका प्रेम था उनके प्रति, उसको मना न कर सके और जो है संस्कृत की कक्षा में पढ़ने लगे। लेकिन गांधी जी आज बाद में समझे कि मैं जो उनके संस्कृत के अध्यापक थे, मास्टर थे कृष्ण शंकर, कि मेरी जो आत्मा है मैं जो है उनका उपकार मानता हूँ, क्योंकि अगर मैंने उस समय संस्कृत ना पढ़ी होती तो आज जो वे संस्कृत के शास्त्र पढ़ते हैं ना, गांधी जी ने संस्कृत के शास्त्रों को पढ़ा है, कि मैं ये कभी न पढ़ पाता। बल्कि मुझे तो इस बात का पश्चाताप रहा कि मैं अधिक संस्कृत न समझ सका, क्योंकि आगे चलकर उन्हें ये पता चला कि बालकों को संस्कृत का अध्ययन किए बिना नहीं रहना चाहिए। अब मैं मानता हूँ कि भारतवर्ष में उच्च शिक्षण क्रम में मातृभाषा के उपरांत राष्ट्रभाषा हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी के लिए भी स्थान होना चाहिए। अब इतनी भाषाओं की गिनती से किसी को डर जाने की ज़रूरत नहीं। यद्यपि विधि पूर्वक भाषाएं पढ़ाई जाएं और सब विषयों का अध्ययन अंग्रेजी के द्वारा कराने का बोझ हम पर न हो, तो पूर्वोक्त भाषाएं भार रूप न मालूम हो, बल्कि उनमें बड़ा रस आने लगे। यहाँ पर कह रहे हैं गांधी जी कि आज मेरा मानना है कि भारतवर्ष में उच्च शिक्षण क्रम में मातृभाषा के बाद, यानी मातृभाषा जो है उसके बाद हिंदी, संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेजी भी होनी चाहिए। लेकिन इन सारी भाषाओं की गिनती से कि इतनी सारी भाषाएं हो गई, हिंदी भी हो गई, संस्कृत भी हो गई, फारसी अरबी भी हो गई और अंग्रेजी भी हो गई, डरने की ज़रूरत नहीं है। यद्यपि भाषा विधि पूर्वक पढ़ाई जाए और सब विषयों का अध्ययन अंग्रेजी के द्वारा कराने पर हम पर बोझ ना हो, यानी ये जो बोझ बना हुआ है कि हर विषयों का अध्ययन अंग्रेजी भाषा में किया जाए, ये बोझ ना हो, तो पूर्वोक्त भाषा यानी जितनी भी भाषा कही गई है ये भार यानी एक बोझ न लगे, बल्कि उनमें आनंद आने लगे। फिर जो एक भाषा को विधि पूर्वक सीख लेता है उसे दूसरी भाषा का ज्ञान सुगमता से हो जाता है। सुगमता यानी सरलता से, सहजता से। सच पूछिए तो हिंदी, गुजराती, संस्कृत इन्हें एक ही भाषा मानना चाहिए। यही फारसी और अरबी के लिए कह सकते हैं। 6-7 वर्ष की उम्र से लेकर 16 वर्ष तक विद्याध्ययन किया, परंतु स्कूल में कहीं धर्म शिक्षा न मिली। फिर भी वायुमंडल में से तो कुछ न कुछ धर्म प्रेरणा मिला करती थी। यहाँ धर्म का व्यापक अर्थ करना चाहिए। धर्म से मेरा अभिप्राय है आत्म साक्षात्कार से, आत्मज्ञान से। वैष्णव संप्रदाय में जन्म होने के कारण बार बार हवेली जाता था, परंतु उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न न हुई। हवेली का वैभव मुझे पसंद न आया। हवेलियों में होने वाले अनाचारों की बात सुन सुनकर मेरा मन उसके संबंध में उदासीन हो गया। वहाँ से मुझे कुछ धर्म प्रेरणा न मिली, परंतु जो चीज़ मुझे हवेली से न मिली वह अपनी दाई के पास से मिली। वह हमारे कुटुंब में पुरानी नौकरानी थी। उसका प्रेम मुझे आज भी याद आता है। मैं पहले कह चुका हूँ कि मैं भूत प्रेत से डरा करता था। रंभा ने मुझे बताया कि उसकी दवा राम नाम है। राम नाम जो आज मेरे लिए अमोघ शक्ति बन गया है, उसका कारण यह रंभादाई का बोया हुआ बीज ही है। मैं अच्छी तरह इस बात को अनुभव कर रहा हूँ कि बचपन में पड़े शुभ अशुभ संस्कार बड़े गहरे हो जाते हैं, और इसलिए यह बात अब मुझे बहुत खल रही है कि लड़कपन में कितने ही अच्छे ग्रंथों का श्रवण पठन न हो पाया। देखिए यहाँ पर गांधी जी कह रहे हैं
कि फिर जो भाषा एक भाषा को विधि पूर्वक सीख लेता है ना, तो दूसरी भाषाओं का ज्ञान सुगमता यानी सरलता से हो जाता है। वही कह रहे हैं कि सच पूछिए तो हिंदी, गुजराती और संस्कृत ये एक ही भाषा है, इन्हें एक ही मानना चाहिए। उसी तरीके से अरबी और फारसी को भी। वे कह रहे हैं कि 7 वर्ष की उम्र से लेकर 16 वर्ष तक विद्या का अध्ययन किया यानी पढ़ाई की, लेकिन वो कहते हैं किसी भी स्कूल से उन्हें धर्म शिक्षा न मिली। फिर भी वायुमंडल में तो कुछ न कुछ धर्म प्रेरणा मिला करती थी। यहाँ धर्म का व्यापक अर्थ यानी जो उन्हें आसपास से तो मिल जाती थी कुछ न कुछ धर्म प्रेरणा, यहाँ धर्म का व्यापक अर्थ करना चाहिए यानी बड़े में अर्थ व्यापक तरीके से, बड़े तरीके से। यहाँ पर गांधी जी का धर्म से मतलब है अपने आप से भेंट यानी स्वयं से मिलना, अपने बारे में जान लेना, आत्मज्ञान यानी स्वयं को जान लेना। उनका जन्म वैष्णव संप्रदाय में हुआ था, इसलिए वो उन्हें बार बार हवेली जाते थे। परंतु उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न न हुई। हवेली का वैभव उन्हें पसंद नहीं आया। हवेली के बारे में जो उन्होंने हवेली में होने वाले जो बुरे आचरण के बारे में उन्होंने सुन रखा था, उसके प्रति उसके लिए वह जो है ध्यान नहीं देते थे वहाँ के लिए, और वहाँ से उन्हें कोई धर्म के बारे में सीखने को भी नहीं मिला। लेकिन उनके कुटुंब की एक पुरानी नौकरानी थी रंभा दाई, जिसका नाम रंभा था। उसके प्रति दाई के प्रति उनका प्रेम आजीवन बना रहा। वो हमेशा जो है उनके जो रंभा दाई के प्रति जो गांधी जी के मन में जो प्रेम था वो जीवन भर बना रहा। बचपन में गांधी जी भूत से डरा करते थे। रंभा दाई जो थी उन्होंने बताया था कि भूत प्रेत की दवा राम नाम है, यानी भूत प्रेत से बचने का एक ही तरीका है राम के नाम का जाप करना। यही राम नाम गांधी जी के लिए एक अमोघ शक्ति बन गया था। और इसी वो ये मानते हैं कि अगर उसने मुझे यह राम नाम ना बताया होता तो आज मैं यह नहीं कर पाता, यानी राम नाम उनके लिए एक शक्ति के रूप में बन गया था। और यह राम नाम का बीज किसने बोया था? उनकी रंभा दाई ने। इसी आधार पर गांधी जी कहते हैं, इसी अनुभव पे, कि बचपन में शुभ और अशुभ संस्कार जो भी बचपन में डाले जाते हैं वो बाद में जाकर बहुत गहरे हो जाते हैं। और इसी बात का उन्हें ये दुख भी रहा कि मैंने जो है अपने उस समय में अच्छे अच्छे ग्रंथों को ना तो सुना ना ही पढ़ा। अगर पढ़ा होता तो ये सारी चीज़ें आज मेरे अंदर होती। ठीक है, देखिए एक बार इसके पूरे सारांश पर को पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि गांधी जी विद्यार्थी जीवन में अपने को बहुत योग्य न समझते थे। यद्यपि 5वें और 6ठे दर्जे में उन्हें क्रमशः 4 रुपये और 10 रुपये मासिक की छात्रवृत्तियाँ भी मिलती थी, वजीफा भी मिलता था। अपने आचरण के प्रति वे सदा सतर्क रहते थे। बचपन में गांधी जी का मानना था कि कसरत का शिक्षा के साथ कोई संबंध नहीं है। कसरत के महत्व का पता उन्हें बाद में चला। खुली हवा में घूमने की आदत डालकर उन्होंने कसरत न करने की कमी को कुछ हद तक पूरा कर लिया। दोराबजी ऐदलजी कीमी उनके स्कूल के हेडमास्टर थे। वे अनुशासन प्रिय और कसरत को पाठ्यक्रम में शामिल करने के हिमायती थे। एक दिन घड़ी न होने के कारण और आसमान में बादल छाए रहने के कारण गांधी जी को सही समय का पता नहीं लग सका और वे कसरत के लिए घर समय पर नहीं पहुंच पाए। उनकी सही बात पर विश्वास न कर उन पर 1 या 2 आना जुर्माना लगाया गया। गांधी जी को इस बात का अत्यंत दुख हुआ कि उन्हें झूठा समझा गया। कुछ दिन बाद उन्हें पिताजी के कारण कसरत से छुट्टी मिल गई। मास्टर कृपाशंकर के कारण उन्हें संस्कृत का ज्ञान प्राप्त हुआ। 6-7 वर्ष की उम्र से लेकर 16 वर्ष तक विद्या अध्ययन करने के उपरांत उन्हें धर्म शिक्षा न मिली। यहाँ धर्म से उनका अभिप्राय है, उनका तात्पर्य है आत्म साक्षात्कार से, यानी स्वयं को जान लेने से, अपने आप से मिल लेने से और आत्मज्ञान होने से, यानी अपने बारे में जानकारी से था। वैष्णव संप्रदाय में जन्म होने के कारण वे हवेली जाते थे, परंतु उसके प्रति श्रद्धा उत्पन्न न हुई। हवेली का जो वैभव था, जो ऐश्वर्य था, वो उन्हें पसंद नहीं आया। हवेलियों में होने वाले अनाचार की बातें सुनकर उनका मन उसके प्रति उदासीन हो गया। कुटुंब की एक पुरानी नौकरानी रंभा दाई के प्रति उनका प्रेम आजीवन बना रहा। बचपन में गांधी जी भूत प्रेत से डरा करते थे। रंभा दाई ने उन्हें बताया
कि भूत प्रेत की दवा राम नाम है। यही राम नाम गांधी जी के लिए अमोघ शक्ति बन गया था। तो ये हो गया आपका पाठ का सारांश, और इसमें हमने गांधी जी से बहुत सारी बातें सीखी हैं, बहुत सारी बातों को जाना है, जिन्हें हमें अपने जीवन में भी अमल करना है। अब देखते हैं इस अध्याय पर आधारित मौखिक प्रश्न। हाई स्कूल में गांधी जी क्या नहीं माने जाते थे? हाई स्कूल में गांधी जी मूर्ख नहीं माने जाते थे। किस दर्जे में गांधी जी को 10 रुपये की छात्रवृत्ति मिली? छठे दर्जे में गांधी जी को 10 रुपये की छात्रवृत्ति मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को क्या मिलने पर आश्चर्य होता था? जब गांधी जी को इनाम या छात्रवृत्ति मिलती तो उन्हें आश्चर्य होता था। किस में चूक होने पर गांधी जी को रोना आ जाता था? चूक यानी भूल। सदाचार में चूक होने पर गांधी जी को रोना आ जाता था, यानी जब भी वे सदाचार में कोई भूल करते थे तो उन्हें रोना आ जाता था।